हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है आपकी टीडीपी क्लास और ये है क्लास नंबर 26। अभी तक हम लोगों ने 25 तक क्लासेस को कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जा कर के सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट की आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दी जाएगी, वहाँ से आप सारी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, विद प्रॉपर नोट्स के साथ में, ठीक है। तो आ जाइए सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सिलेबस टीडीपी का। आइए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास नंबर 26। तो देखिए, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पिछली लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो क्या था। हम लोग बात कर रहे थे अपना नया टॉपिक जो था शॉर्ट ट्रांसमिशन के बारे में, शॉर्ट ट्रांसमिशन के परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है, यही पढ़ रहे थे। और शॉर्ट ट्रांसमिशन के परफॉर्मेंस में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। शॉर्ट ट्रांसमिशन में हमने देखा था कि उसका जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है उसकी इक्वेशन हमने निकाली थी, ठीक है। दूसरा हमने देखा था उसके वोल्टेज रेगुलेशन के हिसाब से कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए। थर्ड हमने देखा था उसकी इफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग देख चुके थे। और जो सेंडिंग एंड वोल्टेज का हमने निकाला था इक्वेशन, ठीक है, एक इक्वेशन हमने ड्राइव की थी जिसका डेरिवेशन हमने अच्छे से सॉल्व किया था, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन के एनालिसिस को या परफॉर्मेंस को अच्छे से पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे। नहीं तो इस क्लास में क्या है, अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा 25, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लिए। तो देखिए, जैसा कि हम आपको बता दें कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जो डेरिवेशन आपको कराया था उसमें आपकी वोल्टेज की इक्वेशन क्या लिख के आए थी, निकाल के हमने लाए थे, उसको हम आपको लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पिछली बार आपको बताया था कि फेजर डायग्राम से हमने एक इक्वेशन निकाली थी। तो फेजर डायग्राम से हमने क्या इक्वेशन निकाली थी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, तो आपकी यही थी VR cos फाई प्लस IR का होल स्क्वायर प्लस VR साइन फाई आर प्लस IXL स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला था, वोल्टेज इक्वेशन निकाली थी सेंडिंग एंड पे। तो ये सेंडिंग एंड पर हमारी वोल्टेज इक्वेशन है। अब बात करते हैं कि जो हमारी सेंडिंग एंड पे वोल्टेज की इक्वेशन निकाली, अब इसी वोल्टेज इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, एक अप्रोक्सीमेट क्या करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। तो अप्रोक्सीमेट इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें अप्रोक्सीमेट इक्वेशन को निकालने के लिए हम लोग दो मेथड का यूज करते हैं। तो बेसिकली आपका जो अप्रोक्सीमेट जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सारे आपके अप्रोक्सीमेट इक्वेशन से ही सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका क्या होता है, इससे दो इक्वेशन निकल के आती हैं। एक तो आपकी ये इक्वेशन निकल के आती है सेंडिंग एंड वोल्टेज की, और एक आपकी अप्रोक्सीमेट इक्वेशन निकल के आती है। तो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बेसिकली हमारे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वेशन का, ठीक है। और वहीं से फिर हम लोग निकालते हैं उसकी, ठीक है, और उसके वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। तो इन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हमारी है इक्वेशन, अप्रोक्सीमेट इक्वेशन। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन आपसे कहा जाएगा तो यहाँ पर आप पूरा लिखेंगे, पिछले क्लास में हमने कराया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप लोग करेंगे, हेडिंग डालेंगे अप्रोक्सीमेट इक्वेशन। चलिए हेडिंग डालिए अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज,
ठीक है, यानी कि सेंडिंग एंड पे हमारा वोल्टेज की इक्वेशन क्या आएगी, अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन वो क्या होगी। तो बेसिकली जो सेंडिंग एंड पे हमारे निकालते हैं तो वो हम क्या लिखते थे, लैगिंग लोड के लिए निकालते थे। ठीक है, लैगिंग लोड। तो लैगिंग लोड का मतलब क्या है, हमारा जो लोड होगा वो लैगिंग लोड होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन को निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। आपका एक होता है कि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नोटेशन से निकालें, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नोटेशन से यूज कर सकते हैं, और एक आप क्या कर सकते हैं, फेजर डायग्राम से निकाल सकते हैं, फेजर डायग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फेजर डायग्राम का यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स नोटेशन से हम लोग नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नोटेशन से अगर आपको करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों का जो मैथमेटिक पोर्शन है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स पोर्शन से आपका सॉल्व होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम लोग फेजर डायग्राम से देखेंगे इसको, और फेजर डायग्राम से हमारा क्या हो जाता है, शॉर्ट भी ये न्यूमेरिकल हो जाता है, शॉर्ट भी डेरिवेशन हो जाएगा, और इससे हमारा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो आप कर किसी से भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग फेजर डायग्राम से कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आपको फेजर डायग्राम जो हमने कैलकुलेट किया था पिछली बार में, वो फेजर डायग्राम हमने किस तरीके से बनाया था उसको एक बार हम लोग बना लेते हैं। तो लैगिंग के लिए हमने फॉर्मूले जब डेरिवेशन आपको कराया था तो उसके लिए फेजर डायग्राम क्या बनाया था, एक बार रिमाइंड करा देते हैं। तो देखिए हमने लैगिंग लोड के लिए क्या बनाया, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम सभी लोग बनाइए। तो हमने क्या किया था, एक आपका ये करंट है हमारी, मान लिया आई, ठीक है, और ये हमारा क्या करंट है, किससे लैग कर रही है, ये करंट लैग कर रही है हमारी वोल्टेज से, VR से। ठीक, और यहाँ से हमारा क्या होता था कि ये IR ड्रॉप होता था। ठीक है, इसको और अच्छे से बनाइए। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, तो पूरा सिलेबस जल्दी से आप कोशिश करेंगे ख़त्म कराने की। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता था, IR, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता था। ठीक, क्योंकि ये इक्वेशन हमने देखी थी कि क्या होती थी, V, जब हमने VS VR प्लस IR प्लस JXL, यही होता था, JXL इंटू I, यही होता था कि नहीं। तो इससे हम लोग फेजर डायग्राम बनाए थे पिछला वाला। तो वहीं से हम लोग क्या करते हैं, इसी वही डायग्राम बना के इसमें कुछ ना कुछ आपका थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं, जिससे हमारा ये अप्रॉक्सीमेट इक्वेशंस निकाली जा सके। तो यहाँ से हमारा क्या निकलता था, ये हमारा पोर्शन हो जाता था IXL। ठीक है, और यहाँ से जब आप क्या करते थे, इसको टोटल ऐड करते थे यहाँ से, ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन क्या निकल के आता था, इसको और अच्छे से पढ़ा लीजिए। तो ये हमारा निकल के आता था, ये इक्वेशन हमारी बन के आती थी, ये होती थी VS। ठीक है, और इसको हमने नोटेशन हमने दे दिया। चलिए इसको नाम हमने क्या दिया था, ये हमारा था O, और ये हमारा पॉइंट था A, ये पोर्शन हमारा क्या था A। ठीक, और ये क्या था V, और ये C पॉइंट। ठीक है, अब ये तो हमारा इक्वेशन क्या था, पिछले वाला इक्वेशन था। और यहाँ से फेजर डायग्राम में अब अगर एंगल की बात करें तो ये हमारा क्या होता था, फाई आर, और ये टोटल एंगल कितना होता था, ये फाई एस, यानी कि सेंडिंग एंड का एंगल, सेंडिंग एंड वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो डायग्राम हमारा पिछला वाला था। अब हम मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन निकालते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं इसी फेजर डायग्राम में। तो वो फेजर डायग्राम में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो VR वाला पोर्शन है उसको हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट खींच लेते हैं, डेड डैश के फॉर्मेट में इसको आगे बढ़ा देते हैं। और आगे बढ़ाते हैं तो ये हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट C है उसके जस्ट सेम पर हमने इसको बढ़ा दिया, और ये हमारा कोई पॉइंट है F, हमने एज्यूम डाल दिया इसको। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने क्या किया, इसको पॉइंट को यहाँ से इस तरीके से बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमको निकालना है अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन। क्योंकि ये हमारा जो इक्वेशन आया था VS, अब ये अप्रॉक्सीमेट हमारा इक्वेशन निकालेंगे OF। तो ये हमारा क्या है, मान के लिए OC और OF लगभग बराबर है, कह सकते हैं OC। चलिए अभी देख लेते हैं, और हम क्या करेंगे इसमें, और हम देखते हैं कि जो हमारा ये पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन,
इस पॉइंट को हमने और बढ़ाया थोड़ा इधर मान लिया, और इस पॉइंट को हमने क्या किया यहाँ से इस तरीके से बढ़ा लिया। ये हमारा 90 एंगल हो गया। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई। और क्या किया हमने, इस पॉइंट को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये पॉइंट हमने डाल दिया G और ये हमने डाल दिया H। ये हमारा पॉइंट क्या है, H है, ये 90 एंगल बना रहा है। तो हमने क्या किया, एक बार फिर से देखिए, जो VR है पॉइंट A है, इस पॉइंट को हमने एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करके यहाँ पे ले आए, जिसका पॉइंट क्या है हमारा F। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने यहाँ से C वाला पॉइंट हमने इधर बढ़ाया और इसको यहाँ तक कवर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया H। ठीक है, इतना बना लीजिए आप लोग ये पॉइंट। ठीक है, अब ये हमारा फेजर डायग्राम बन गया है अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन का। ठीक है, अब हमको निकालना है अप्रॉक्सीमेट यानी कि VS की वैल्यू। तो VS की वैल्यू हम जानते हैं कैसे निकलेगी, OC। हम जानते हैं कि OC क्या है, एक पॉइंट ये है और ये C है। ठीक, तो ये OC है। अब OC हम जानते हैं, अप्रॉक्सीमेट की बात करें तो यही देखो OC किसके बराबर होगा, OF के बराबर होगा कि नहीं। देखो O ये है और F क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड लगभग बराबर है कि नहीं। लगभग बराबर का मतलब क्या है, हमारा अप्रॉक्सीमेट है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं OF। बताइए इतनी बात समझ में आई। अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो OF की वैल्यू जब निकालेंगे, यानी कि O से F की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारी क्या निकल के आएगी। देखिए OF को अगर लिखना चाहोगे तो OF कैसे होगा, OA, O पॉइंट और ये A, ये हो जाएगा OA प्लस हमारा क्या हो जाएगा A और F, यही होगा प्लस AF। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। अब OA है तो OA को हम इसी तरीके से लिखते हैं अपॉन ये हमारा क्या है AF को क्या लिख सकते हैं, देखिए A पोर्शन यहाँ पे है और F यहाँ पे है, तो AF को क्या लिख सकते हैं, A और G यानी कि AG लिख सकते हैं और GF लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, AF को लिख सकते हैं AG प्लस GF प्लस GF। ठीक है, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। ठीक, आप क्या कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सॉल्व करिए, तो OA प्लस AG अब देखिए जो GF है आपका, हम मान लेते हैं AG और GF क्या निकलेगा, AG और GF जो है आपका ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा क्या निकलेगा, इसको और लिख लेते हैं AG प्लस GF की जगह पे हम क्या रख सकते हैं GF। ये जो GF है इस पोर्शन को देखिए, यही पोर्शन हमारा इस पोर्शन के इक्वल है कि नहीं, ये बताइए। इतनी बात समझ में आई। तो इसको हम BH के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, क्योंकि हमको ये वैल्यू निकालनी है। क्योंकि वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं GF की जगह पे, क्योंकि GF और BH देखो इक्वल है कि नहीं, बताइए। इसको जब सही से इसको ड्रा करेंगे तो आपका इक्वल ही होगा। तो ये बन गया। अब क्या करेंगे, अब हमको पता है कि OF हमारा क्या है या OC क्या है हमारा, तो ये हमारा है VS, तो इसको हमने लिख दिया VS इक्वल टू OF। तो OF क्या है हमारा, देखिए OA, तो O और A, O से OA की वैल्यू क्या है हमारी VR, यही है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं VR प्लस AG। तो जब AG आप निकालोगे यहाँ से और इसके एंगल जो हमारा होता है फाई R है ये। ठीक है, तो जब AG निकालते हैं जिसके साथ एंगल होता है तो उसी के साथ हमारा क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसके साथ में एंगल बनाएगा तो हमारा कॉस वाला टर्म आता है। तो ये चीज़ तो आपको पता होगी, तो IR कॉस फाई। ठीक है, प्लस जो वर्टिकल जो ट्रेंगुलर होता है ये पोर्शन होता है। ठीक है, मान के चलिए अब आपको BH की वैल्यू निकालनी है, तो BH की वैल्यू क्या है, ये पोर्शन आपका ये इसके साथ एंगल बना रहा है, इसके साथ क्या हो जाएगा, तो ये हमारा पोर्शन हो जाएगा BH की वैल्यू ये देखिए, ये राइट एंगल में जब आपको क्या होगा, वर्टिकल वाला पोर्शन हमारा क्या बन जाए, वर्टिकल पोर्शन बनता है हमारा साइन के साथ में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा I/XL साइन फाई R। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी VS की। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा वोल्टेज आएगा सेंडिंग एंड वोल्टेज, वो हमारा अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन ये निकल के आएगी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट, इसको नोट करिए सभी लोग, अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज।
ठीक है। तो आप देख सकते हो फेजर डायग्राम से हमने इतना ही पोर्शन आया, जबकि यही अगर कॉम्प्लेक्स नोटेशन से आपको सॉल्व कराते तो ये आपका 2 फेज में आता। ठीक है, तो आप ये सब नहीं यूज करते, तो सिंपली आप क्या करते, आप तुरंत फॉर्मूला वही लगाते कि बी एस प्लस बी आर प्लस आई जेड, फिर वहाँ से आप क्या करते कॉम्प्लेक्स में लिखते कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा वाला। उस पोर्शन से आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होती, तो आप क्या करें, अप्रोक्सीमेट इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से आप फेजर डायग्राम बनाएंगे और फेजर डायग्राम में जो जो आपको बताया है नोटेशन किस तरीके से मॉडिफिकेशन करेंगे उस फेजर डायग्राम का मॉडिफिकेशन करने के बाद फिर हमको इस तरीके से देख लेना है किस तरीके से निकालना है। ओसी और ओएफ की बात करें तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू है, क्योंकि एग्जैक्टली तो है नहीं सेम, कुछ ना कुछ बराबर ही है लगभग, तो ये वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लिख लीजिए सभी लोग इसको। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? चलिए इतना नोट करिए। अब देखिए इतनी ये तो बात हमने कर ली कि हमारा ये अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि इस अप्रोक्सीमेट में अगर हम लोग ये कहें कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो कितना होगा, इफिशिएंसी क्या होगी, तो वो कैसे निकालेंगे इससे। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालें इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर ऑन रेगुलेशन, ऐसे लिखिए ऑन वोल्टेज रेगुलेशन, अभी हिंदी में लिखा रहे हैं, ठीक है, परेशान मत होइए, एंड इफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि हमको क्या लिखना है कि वोल्टेज रेगुलेशन और इफिशिएंसी जो है इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की, उस पर हमारा जो पावर फैक्टर है, लोड का पावर फैक्टर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखिए हिंदी में, वोल्टेज रेगुलेशन तथा इफिशिएंसी पर लोड पावर फैक्टर का प्रभाव। ठीक है, ये हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग। बताइए इतनी बात समझ में आई। अब देखिए बात करते हैं कि हमारा जो रेगुलेशन है, तो वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जब अप्रोक्सीमेट इक्वेशन यूज करेंगे तो उसके लिए हमारा वोल्टेज रेगुलेशन अलग आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग इसी में डालेंगे, इफेक्ट ऑन वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, अब वोल्टेज रेगुलेशन का हमने जानते हैं फॉर्मूला, हमने क्या पढ़ा है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता था, परसेंटेज Vs माइनस VR अपॉन VR इंटू 100, यही होता था। ठीक है, तो ये अब देखिए यहाँ से हमारा क्या है Bs की वैल्यू, तो Bs की वैल्यू क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो अभी हमने क्या निकाली थी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए हमने क्या वैल्यू निकाली थी, Bs की। तो वो Bs की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस Bs की जगह पे अगर पुट करेंगे तो देखिए हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या निकल के आएगा। तो पिछला वाला देखिए ये क्या है, ये हमारा इसको चाहे डाल लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का मतलब क्या है, हमारे जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ये अप्रोक्सीमेट इक्वेशन अगर हम लोग इसमें रखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में, तो हमारा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, VR प्लस IR cos phi r प्लस क्या हो जाएगा, I XL sin phi r माइनस VR, यही पोर्शन है Vs की जगह पे, देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, अपॉन VR इंटू 100, यही लिखा जा सकता है। अब देखिए VR जो है एक माइनस ये है और प्लस ये है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन, बताइए। तो अब हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा IR cos phi r प्लस I XL
साइन फाई आर, ठीक है, अपॉन वी आर इंटू 100। तो बताइए यही निकल के आएगा। तो चलिए सभी लोग नोट करिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा। किस केस में, अप्रोक्सीमेट इक्वेशन के केस में ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन निकल के आएगा। जबकि हमने देखा था एग्जैक्टली जब हमने वोल्टेज रेगुलेशन निकाला था आपका पिछली वाली इक्वेशन से, तो वहाँ से हमारा कुछ अलग निकला था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं कंपटीशन में, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसको। और डेरिवेशन आपको करना है इसको। आपसे पूछा जाएगा कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन बताइए, उसका डेरिवेशन भी करिए। तो आप क्या करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन करेंगे, ये वाला डेरिवेशन, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमारा आ गया वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। तो वी आर जो हमने लिखा है वो शॉर्ट में लिख दिया। वी आर का मतलब क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए इतना नोट करिए। अब देखिए ये जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है हमारा, ये हमने किसके लिए एज्यूम किया था, लैगिंग लोड के लिए। ये आपको पता होगा, लैगिंग पावर फैक्टर लोड के लिए, ठीक है। यानी कि जब हमारा लोड, पावर फैक्टर का लोड जो होगा वो अगर लैगिंग होता है तो उस केस में हमारी इक्वेशन ये निकल के आएगी, ठीक। अब यही आपका कोई ज़रूरी नहीं कि आपका पावर फैक्टर लैगिंग लोड ही हो, ठीक है। लैगिंग लोड का मतलब क्या है, जब भी एक चीज़ और याद रखना, जब हमारा पावर फैक्टर लैगिंग लोड होगा तो लैगिंग लोड के केस में दो कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन बनती है कि जो हमारे मान लीजिए सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज है। चलो आगे पेज में बता देते हैं। तो ये लैगिंग लोड के लिए हमने देखा था। अब लैगिंग लोड के लिए हमेशा याद रखना कि जो हमारा वोल्टेज होता है वो BS ग्रेटर होता है किससे, VR से। यानी कि सेंडिंग एंड वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होता है रिसीविंग एंड वोल्टेज से जब लैगिंग लोड होता है। लैगिंग लोड कब होता है, जब हमारा लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कहते हैं। ऐसे ही जब लीडिंग की बात करें तो ये कंडीशन पूछ लेता है। तो लीडिंग कंडीशन की बात करें तो लीडिंग के लिए क्या होता है, हमारा जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है वो हमारा कम हो जाता है रिसीविंग एंड वोल्टेज से, ठीक है। तो लीडिंग कंडीशन हमारी ये आती है, जबकि लैगिंग के केस में ये आती है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए, जैसे वोल्टेज रेगुलेशन का हमने फॉर्मूला यही देखा, VS माइनस VR अपॉन VR, ठीक है, इंटू 100। अब आपसे ये कहा जाए कि इसमें लैगिंग लोड के लिए, तो लैगिंग लोड के लिए हम जानते हैं VR की वैल्यू कम होगी। तो देखिए VR की वैल्यू कम है, ठीक है, और सेंडिंग एंड वोल्टेज की ज़्यादा है। तो इसमें क्या है, हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। पॉजिटिव आएगा, जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। और यही अगर आपसे ये कह दिया जाए कि जो हमारा VS है माइनस VR अपॉन VR, यही फॉर्मूला है। यहाँ से अगर आपसे कहा जाए कि लीडिंग, तो लीडिंग के केस में हमने क्या बताया कि VS हमारा ज़्यादा होगा। तो जब VS ज़्यादा होगा ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, तो ये वैल्यू कम होगी लेकिन ये नेगेटिव में होगी, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो, सॉरी हमने क्या कहा, गलत बोल दिया, क्या कहा है, BS हमारा कम होगा। तब जब ये BS कम होगा, तो जब BS कम होगा ये ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा वैल्यू मान लिया, इस तरीके से मान लेते हैं कि हमारी BS की वैल्यू है 10, ठीक है, और VR क्या है हमारी 15 मान लीजिए, ठीक है। तो अगर वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे तो ये कंडीशन फॉलो हो रही कि नहीं, यानी कि VR की वैल्यू हमारी ज़्यादा है, BS की वैल्यू 10 है। अब तो यहाँ से अगर वोल्टेज निकालोगे तो यहाँ से वोल्टेज क्या निकलेगा, तो ये 10 माइनस 15 अपॉन VR, जो भी आपका VR मान लेते हैं 15 इंटू 100। तो यहाँ से जो वैल्यू निकालोगे तो वो हमारी कैसी आएगी, वोल्टेज रेगुलेशन की नेगेटिव वैल्यू आएगी कि नहीं, बताइए। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लोग रट लेते हैं। इसको रटना नहीं है आपको, ठीक है। इसको समझ के चलना है कि कब हमारा पॉजिटिव होता है वोल्टेज रेगुलेशन, कब हमारा नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो कब याद रखेंगे, लैगिंग के लिए हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा, लैगिंग लोड के लिए हमारा वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। जबकि वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग के लिए हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। देखिए यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया, दोनों से आया कि नहीं समझ में आया, ठीक। अब यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, इसी इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने अभी निकाला कि वोल्टेज रेगुलेशन हमने लैगिंग के लिए देखा। तो लैगिंग के लिए हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या निकल के आया, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज हमारा निकल के आया कि
बी क्या निकल गया, आई आर कॉस फाई आर प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस हो गया, आई एक्सएल साइन फाई आर अपॉन वी आर, ठीक है, इंटू 100। अब यहीं से अगर आपसे ये कहा जाए लीडिंग के लिए, तो लीडिंग के लिए लिख लीजिए, लीडिंग के लिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या निकल के आएगा, कॉस फाई, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, आई एक्सएल, यहाँ पे एक्सएल कर लीजिए, साइन फाई आर अपॉन वी आर, ठीक है। तो प्लस माइनस का खेल है, याद रखना। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग के लिए ये बनेगा, ठीक है, और लैगिंग के लिए आपका ये बनेगा। इन दोनों को नोट कर लो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो हो गया वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो चलिए इसमें भी एक चीज़ और लिख लीजिए कंडीशन, कि लैगिंग के लिए हमारा क्या होगा, ये पोर्शन ज़्यादा होगा। कौन सा पोर्शन ज़्यादा होगा लैगिंग के लिए, चलिए वो फिर रहने दीजिए, उसको इतना ही रखिए, नहीं तो कंफ्यूज ज़्यादा हो जाओगे आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है, इफेक्ट ऑन ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, ठीक है। तो इफिशिएंसी की अगर बात करें तो हमारा पावर फैक्टर किस तरीके से इफेक्ट करेगा, ठीक है, इफिशिएंसी को। तो देखिए, तो आप जानते हैं कि अगर हमारा बात करें कि पावर जो हमारी डिलीवर्ड होती है, ठीक है, कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर जो पावर डिलीवर्ड होती है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, हमारे पावर फैक्टर पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो पावर होती है, पावर जो डिलीवर्ड होती है मान लिया, ठीक, वो हमारी डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड करती है ऑन किस पे, पावर फैक्टर पे, ठीक है। किस पे, पावर फैक्टर के, लोड के पावर फैक्टर ऑफ लोड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जब लोड के पावर फैक्टर पे डिपेंड करती है तो वो किस तरीके से करती है वो भी हमको देखना तो ज़रूरी है ना। तो मान लेते हैं कि हमारी कोई पावर है P, अगर सिंगल फेज में कोई पावर ट्रांसफ़र डिलीवर हो रही है तो हम मान लेते हैं वी आर है, और ये कोई I है करंट कॉस फाई आर, ठीक है। तो ये हमारी हमने मान लिया किसके लिए, सिंगल फेज के लिए, फॉर सिंगल फेज लाइन, सिंगल फेज लाइन के लिए। ये सब नोट करते चलिए, ठीक है। और यहाँ से अगर सिंगल फेज में अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारा जो लोड करंट है, मान लिया लोड करंट, उसका रिलेशन पावर फैक्टर के साथ में क्या होगा, लोड करंट का पावर फैक्टर में रिलेशन अगर बात करें तो रिलेशन क्या निकल के आएगा, देखिए। तो यहाँ से अगर करंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P/VR कॉस फाई आर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लोड करंट की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, VR I = P/VR कॉस फाई आर, यानी कि हमारा लोड करंट जो होता है, जो अगर लोड बढ़ाओगे, जैसे मान लिया लोड करंट अगर बढ़ा तो उससे हमारा जो क्या होगा, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए ये बढ़ेगा तो ये पावर फैक्टर की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो गया, समझ में आ गया। तो सिंगल फेज के लिए हो गया, इसको नोट कर लीजिए। जिस तरीके से बताते हैं उसी तरीके से आप नोट करिए, ठीक है। अगर आप कॉपी में इस तरीके से लिख देंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा उस पर एग्जामिनर पे, क्योंकि आपको लिखना रटना नहीं है, किसी भी चीज़ को आपको रटाना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझते चलिए एक एक चीज़, ठीक। तो ये हो गया सिंगल फेज के लिए। अब बात करते हैं कि हमारा थ्री फेज अगर पावर है तो थ्री फेज पावर हमारी क्या होती है, थ्री फेज पावर 3 VR I कॉस फाई आर, ठीक है। ये हमारी क्या है, थ्री फेज लाइन, थ्री फेज लाइन के लिए है। यहाँ से अगर लोड करंट की वैल्यू निकालेंगे तो लोड करंट क्या है हमारी I, ठीक है। ये क्या निकलेगी, B/3 VR कॉस फाई आर, ठीक है। तो यहाँ से भी हम देखेंगे कि अगर हम लोग लोड को बढ़ाएंगे, यानी कि लोड को बढ़ाएंगे, तो लोड को बढ़ाने का मतलब क्या है, लोड करंट बढ़ना, तो उससे हमारा क्या होगा, पावर फैक्टर की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे भी देखो
ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि हमारा जो इफ़िशेंसी की बात कर रहे हैं, तो इफ़िशेंसी पे हमारा किस तरीके से लोड का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ हमको देखनी है ना। बताइए, अब एक चीज़ आप समझिए, जैसे हम बात करें कि हमारा जो रिलेशन है, करंट का जो रिलेशन है पावर फैक्टर के साथ में, करंट का जो रिलेशन है पावर फैक्टर के साथ में, वो कैसा है, इन्वर्सली रिलेशन है कि नहीं, या हम कह सकते हैं इन्वर्सली रिलेशन है। अब इन्वर्सली रिलेशन है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोड करंट को वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा पावर फैक्टर कम होगा, और लोड पावर फैक्टर को अगर हम लोग इम्प्रूव करेंगे तो करंट की वैल्यू कम होगी, लोड करंट की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए पहले इतना नोट करिए आप लोग। ठीक है, अब इफ़िशेंसी की अगर बात करें तो इफ़िशेंसी की हमारा क्या होती है, ट्रांसमिशन लाइन की अगर इफ़िशेंसी की बात करें तो मान लीजिए ये क्या है, ट्रांसमिशन लाइन की इफ़िशेंसी TM हमने लिख दिया। तो ये हमारा यही होता है, आउटपुट, किसी की भी फ्रिक्वेंसी ऐसे ही होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा इनपुट होता है, इनपुट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, आउटपुट प्लस लॉसेस, यही लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि लॉसेस और आउटपुट को जोड़ दिया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आउटपुट पुट अपॉन आउटपुट प्लस लाइन लॉसेस। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ट्रांसमिशन लाइन की इफ़िशेंसी। ठीक, ये हमारी निकल के आ गई। अब ट्रांसमिशन लाइन की इफ़िशेंसी हमने देखा कि अगर पावर फैक्टर लोड करंट को बढ़ाओगे, तो देखिए ये क्या, हमारे अगर लोड करंट को बढ़ाते हैं तो लोड करंट को बढ़ाएंगे तो हमारा इस केस में क्या होगा, जो लाइन लॉस होगा, तो लाइन लॉस हमने देखा क्या होता है, लाइन लॉस हम जानते हैं क्या होता है, PL यानी कि I²R, यही होता है लाइन लॉसेस। यानी कि अगर लोड करंट को बढ़ाओगे तो हमारा लॉस क्या बढ़ेगा, लॉस भी बढ़ेगा। तो जब लॉस बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये लॉस बढ़ा, मान लिया ये, तो लॉस जब बढ़ेगा तो उस केस में जो हमारी इफ़िशेंसी होगी वो कैसी हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी कि नहीं। तो इफ़िशेंसी का रिलेशन हमारा लॉसेस के केस में कैसा हो जाएगा, इन्वर्सली रिलेशन, यानी कि लॉस बढ़ा तो हमारी इफ़िशेंसी ट्रांसमिशन लाइन की कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये सारे रिलेशंस निकल के आते हैं। बताइए, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, कोई दिक्कत किसी को? यानी कि हमको देखना क्या था, इफ़िशेंसी पे देखना था लोड पावर फैक्टर का, यानी कि आपने लोड बढ़ाया तो लोड बढ़ेगा तो हमारा I²R लॉस बढ़ेगा, और I²R लॉस क्या होता है, हमारा लाइन लॉसेस होता है। तो लाइन लॉसेस जब बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, इफ़िशेंसी कम हो जाएगी। देखिए इस रिलेशन से आप देखिए निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे, सभी लोग नोट कर लें, जिस तरीके से हमने बताया है उसी तरीके से आपको नोट करना है। ठीक है, अगर आप इसका PDF नोट्स चाहते हैं, जैसे ये हमने कराया है, इसी नोट्स को हम लोग क्या करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको इस आज की क्लास का नोट्स चाहिए हो तो ले लीजिएगा। ठीक है, बताइए, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन क्या निकल के आती है, और उस अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन के केस में हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या निकल के आता है। वोल्टेज रेगुलेशन के बाद हम देखते हैं कि हमारा इफ़िशेंसी पे लोड का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि अगर हम लोग लोड बढ़ाते जाएंगे, लाइन का अगर लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उस केस में हमारा लॉसेस बढ़ जाएगा, और लॉस बढ़ जाएगा तो उस तरीके से हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन की इफ़िशेंसी होती है वो हमारी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन हमने यहाँ से देख लिए, ये प्रैक्टिकली आपको हमने अच्छी तरीके से समझा दिया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और आपका बचा है मीडियम, तो मीडियम में हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, मीडियम बचा है, लॉन्ग बचा है। ठीक है, क्योंकि आपके डिप्लोमा सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं दिया गया है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके से आपको अच्छी वीडियोस आपको या अच्छी क्लासेस को देखने को मिलेगी। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, अगर टाइम मिलेगा तो और भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। ठीक।